नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स जैसे रिवर्स रेपो रेट इस टूल को वहां पे पढ़ा था। लर्न अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हमने ये समझा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए एक सुविधा है। यहाँ पे आरबीआई बैंक के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाएगी भी और बैंक के अंदर लिक्विडिटी को घटाएगी, मतलब इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी इनटू द बैंक्स बाय यूजिंग एसडीएफ, एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस। फिर हमने समझा था कि रेपो क्या होता है। तो रेपो ट्रांजैक्शन आर दो ट्रांजैक्शन थ्रू विच बैंक्स कैन demand liquidity from the RBI and give interest rate to the RBI। तो रेपो रेट के अंदर कोई भी बैंक आरबीआई से कर्जे लेती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट देती है तो वो होता है रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट के अंदर ट्रांजैक्शन है वो कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कोलैटरल यूज करना होगा। अगर किसी बैंक को आरबीआई से कर्जा चाहिए तो बैंक आरबीआई को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है वो ऑफर करेंगे। अब वो ट्रेजरी बिल देने के बाद ही आरबीआई बैंकों को कर्जा दे सकता है अंडर रेपो ट्रांजैक्शन। जो रेपो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ओवरनाइट ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब जो रेपो रेट है वो ओवरनाइट रेपो रेट होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को, किसी बैंक को एक से ज्यादा दिन के लिए कर्जा चाहिए तब वो टर्म रेपो के आधार पर कर्जे ले सकते हैं। अब ये टर्म रेपो क्या होता है? इट इज अबो रेपो रेट और ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे ऑक्शनिंग होती है फंड्स की, उस ऑक्शनिंग के अंदर ये वेरिएबल रेपो रेट आपको दिखता है। इसके अलावा हमने देखा था रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? जब आरबीआई बैंकों से कर्जा लेती है और आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट देती है तो वो रेट कौन सा है? रिवर्स रेपो रेट। इस रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर आरबीआई इज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक। अब ये ट्रांजैक्शन भी कोलैटरल बेस्ड ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे भी ट्रेजरी बिल्स का ही यूज किया जाएगा। फिर हमने देखा था बैंक रेट। बैंक रेट आर दोज इंटरेस्ट रेट विच आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग। जब बैंकों को आरबीआई से लॉन्ग टर्म की मनी सप्लाई, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग चाहिए तब उसके लिए बैंक रेट का सहारा लिया जाएगा। इसी बैंक रेट को पिनल रेट भी कहा जाता है, इसी बैंक रेट को रीडिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। इसी बैंक रेट के आधार पे बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट किया जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रीडिस्काउंट रेट। इसी बैंक रेट को पिनल रेट कहा जाता है क्योंकि ये रेपो रेट से ज्यादा होता है। अब रेपो रेट से ज्यादा होना मतलब पेनल्टी लगना है एक तरीके से, क्योंकि रेपो रेट के अंदर भी मनी कर्जा ही लिया जाता है ना, और बैंक रेट के अंदर भी बैंक आरबीआई से कर्जा ले रहे हैं लेकिन बैंक रेट ज्यादा है, मतलब वो पेनल्टी रेट है। क्यों? क्योंकि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है वहां पे, दैट्स व्हाई बैंक रेट क्या है? पेनल्टी रेट है। कोई भी जो बैंक रेट है वो एमएसएफ से अलाइन होता है। एमएसएफ स्टैंड फॉर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पे हमने और पढ़ा था कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी होती है। व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? कि जब आरबीआई बैंकों से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है तब वो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन का सहारा लेती है। लेकिन रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में एक प्रॉब्लम है कि रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में कोलैटरल यूज करना पड़ता है जो कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स है वो बैंक आरबीआई के पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होते, लेकिन अगर ज्यादा मनी सप्लाई एब्जॉर्ब करना है तब आरबीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। 2016 के बाद जब डिमोनेटाइजेशन, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद इस तरीके की प्रॉब्लम देखी गई थी। कोविड के अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखी गई थी। इसीलिए 2022 में एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी नाम से एक सुविधा चालू की गई जहां पे आरबीआई बैंकों से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब बैंकों से कर्जा लेगा, लेकिन ये जो भी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगी वो कोलैटरल फ्री तरीके से होगी। मतलब आरबीआई को किसी भी तरीके की ट्रेजरी बिल देनी नहीं पड़ेगी बैंकों को। जैसे रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में ट्रेजरी बिल ऑफर की जा रही है उस तरीके से यहाँ पे कोई भी ट्रेजरी बिल ऑफर नहीं की जाएगी। सो विदाउट एनी कोलैटरल ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
इसलिए ये अनकोलैटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे एसडीएफ के अंदर किसी भी तरीके का कोलैटरल यूज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है कंपेयर टू द रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। एसडीएफ जो होता है जनरली इट इज प्लेस एट 25 बेसिस बिलो पॉलिसी रेट। अगर पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट 6.5% है तो एसडीएफ कितना होगा, 25 बेसिस पॉइंट बिलो, तो 6.25%। ये कम है ना, बिलो। इस तरीके से एसडीएफ आता है। उसी तरीके से हमने देखा था एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है। व्हाट इज दिस एमएसएफ? जब बैंकों को आरबीआई से कर्जा चाहिए तब रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू वो कर्जे ले सकती है, शॉर्ट टर्म के ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस। अब ये रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर जो ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहां पे कोलैटरल यूज करना कंपलसरी है, और ये जो कोलैटरल होंगे ना वो इंडिपेंडेंट, मतलब वो एसएलआर कोटे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब बैंक के पास जो ट्रेजरी बिल्स है, जो कोलैटरल है, वो भी तो लिमिटेड होंगे, तो बैंक अपनी सारी जरूरतों को उन लिमिटेड कोलैटरल के आधार पर पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए एक दूसरी सुविधा बनाई गई बैंकों के लिए, उसको कहा गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब ये भी एक तरीके से रेट है, इंटरेस्ट रेट है। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर होगा क्या कि कोई भी बैंक आरबीआई से कर्जा लेगी और उसके लिए जो कोलैटरल वो यूज करेंगे वो एसएलआर कोटे का ही यूज करेंगे। मतलब एसएलआर कोटे में जो कोलैटरल, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो ट्रेजरी बिल्स रखे होंगे उनको बाहर निकालेंगे और वो आरबीआई को देके कर्जा लिया जाएगा। अब इस प्रोसेस के अंदर एसएलआर कोटे का जो पोर्टफोलियो है, एसएलआर कोटे के अंदर जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स रखी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाती है। दैट्स व्हाई एमएसएफ रेट इज आल्सो पेनल रेट। ये रेपो रेट से 25 पॉइंट बेसिस ज्यादा होता है। इट इज 25 बेसिस पॉइंट अबोव पॉलिसी रेट। अगर रेपो रेट 6.5% है तो एमएसएफ होगा 6.75% अभी के लिए। ठीक है, ये भी कैसे मिलता है, ओवरनाइट बेसिस पे मिलता है। एमएसएफ रेट के ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड होते क्या, रेपो के ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड हो सकते हैं, एमएसएफ के लिमिटेड होते हैं, दे आर लिमिटेड टू द 2%। फिर हमने देखा था सीआरआर। सीआरआर स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो। ये एक फंड होता है, रिजर्व फंड। किसी भी बैंक के अंदर लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी मतलब बैंक की डिपॉजिट्स। अब जो डिपॉजिट्स है तो डिपॉजिटर्स का पैसा है, वो डिपॉजिटर्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद आएंगे और अपना पैसा लेके जाएंगे विथ इंटरेस्ट। सो बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए लोगों का पैसा वापस करने के लिए। अगर बैंक के पास वो लिक्विडिटी नहीं है तो बैंक फेल हो सकती है। इसीलिए इस जरूरत को पूरा करने के लिए सीआरआर को बनाया जाता है। सीआरआर एक रिजर्व है, ये कैश के फॉर्म में ही बनाया जाता है। यहाँ पे कैश के अलावा दूसरे तरीके से आप सीआरआर नहीं बना सकते हो। और ये जो सीआरआर है ये आरबीआई के अंदर आप रखते हो, मतलब किसी भी बैंक के अंदर जो भी सीआरआर का रिजर्व होता है वो रिजर्व आरबीआई में रखा जाता है, आरबीआई उसको मेंटेन करता है। ये सीआरआर की मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट 3 से 15% है बाय लॉ, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। लेकिन अभी के लिए सीआरआर कितना बोला है, 4.5% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी डिपॉजिट्स, लायबिलिटी यानी डिपॉजिट्स। डिमांड एंड टाइम मतलब क्या है कि डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं और टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं। जैसे एफडी कर लेने तो टाइम डिपॉजिट हो गया। तो ये जितने भी बैंक के अंदर डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स है उनका नेट फॉर्मेट मतलब एनडीटीएल होता है। नेट फॉर्मेट मतलब बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आते हैं तो बैंक में तो कहीं भी डिपॉजिट रख रही होगी ना, तो उन डिपॉजिट्स को माइनस कर दो। मान लो बैंक के अंदर आए 1 लाख रुपए के डिपॉजिट और बैंक ने दूसरे बैंक के अंदर 10,000 के डिपॉजिट रखे हैं, तो उन डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर दो, माइनस कर दो, तो ये नेट निकल आएगा। तो लाख रुपए माइनस 10,000, 90,000 का आपका एनडीटीएल आएगा। तो ये एनडीटीएल का 4.5% है। मानो टोटल एनडीटीएल अगर 1,000 रुपीज होता है तो 1,000 रुपीज का 4.5% कितना होगा, 45 रुपीज। किसी भी बैंक, ऐसी बैंक जहां पे 1,000 रुपए का डिपॉजिट आ रहा है उनको 1,000 रुपए के कंपैरिजन में 45 रुपीज का सीआरआर बनाना पड़ेगा।
अंडरस्टूड? इट्स अ मैंडेटरी। ये कैसे है? ये स्टैट्यूटरी रिजर्व से, ये आरबीआई एक्ट 1934 से बना है, इसलिए दे आर आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो सीआरआर बनाया जाता है। सीआरआर का यूज किस लिए? फिर टू सेटिस्फाई देयर लायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, बैंक्स के लायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सीआरआर बनाया जाएगा। अब ये जो सीआरआर है ना, इसी तरीके से एक इंक्रीमेंटल सीआरआर भी होता है, आईसीआरआर। अभी रिसेंटली अक्टूबर, उसके पहले आई थी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, आई थिंक जुलाई में आई थी, सॉरी अगस्त में आई थी, माय मिस्टेक। तो अगस्त के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी ना, उसके पहले भी, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था कि बैंक्स नीड टू मेंटेन 10% ऑफ आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआर, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर। सॉरी, ये जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है, ये क्या होता है कि वहां पे आरबीआई ने कहा कि कुछ मई टू जुलाई, इसके बीच में कुछ डेट कही उन्होंने। अब मई टू जुलाई के बीच में जितने भी बैंक्स में डिपॉजिट एक्स्ट्रा बढ़े हैं, जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स आए हैं, उन डिपॉजिट्स के ऊपर 10% सीआरआर मेंटेन करना, मतलब इंक्रीमेंटल सीआरआर। नॉर्मल सीआरआर तो मेंटेन करना ही है 4.5% का, लेकिन मई की, मतलब मई टू जुलाई के बीच में एक डेट कही थी, उस डेट के बीच में जितने भी डिपॉजिट्स बढ़ गए बैंक के अंदर, उन बढ़े हुए डिपॉजिट्स को माना गया इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स, और उसके ऊपर आपको 10% सीआरआर मेंटेन करना। आरबीआई की कैलकुलेशन के आधार पे इस डेट के बीच में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट्स किए गए। ये क्यों? क्योंकि आरबीआई ने उसी समय में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था, जिसके तहत लोगों को 2000 रुपीज, जो 2000 रुपए की नोट थी ना, वो बैंक में डिपॉजिट करने, इसीलिए बैंक के अंदर डिपॉजिट्स बढ़ गए। जब बैंक के अंदर डिपॉजिट्स बढ़ गए तो उसको कहा गया इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स। अब उस इंक्रीमेंटल डिपॉजिट के ऊपर एक सीआरआर बनाया गया, क्योंकि ये लिक्विडिटी बढ़ रही है ना बैंक्स के अंदर। अब लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, सो दैट्स व्हाई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए इंक्रीमेंटल सीआरआर को लगाया गया। अब ये 10% रखा गया, इंक्रीमेंटल सीआरआर कितना रखा? 10%। इस तरीके से सीआरआर का यूज हो रहा है। इंक्रीमेंटल सीआरआर भी एक तरीके से सीआरआर ही है, बस वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए लगाया जा रहा है। 1990s में हमारे इंडिया में जो सीआरआर होता था वो एट द हाईएस्ट पॉइंट होता था, 15%, 13%, इतना हाईएस्ट होता था, क्योंकि उस समय में बैंक ज्यादा से ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने के ऊपर फोकस कर रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रिजर्व मेंटेन करो। लेकिन फिर नरसिम्हन कमेटी आई 1991, फिर 1997 में नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि अगर सीआरआर ज्यादा मेंटेन करेंगे तो बैंक के पास पैसा कम रहेगा ना। मान लो अगर 1000 रुपए के डिपॉजिट से, एनडीटीएल 1000 रुपए के, अगर 15% का सीआरआर रखा जा रहा है, मतलब 150 रुपीज इन द नेम ऑफ सीआरआर बैंक को रिजर्व बनाना पड़ेगा। मिनिमम कितना है? 3%, तो 3% कितना होगा? 30 रुपीज। अगर बैंक 15% का सीआरआर बना रही है, मतलब 1000 में से 150 गए तो बचे 850। अगर बैंक 3% का सीआरआर बना रही है तो 1000 में से 30 गए, बचे 970। तो 850 और 970 के बीच में 130 रुपीज का डिफरेंस है। मतलब अगर सीआरआर कम किया जाए तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा ना। जब सीआरआर 15% ज्यादा था तो बैंक में 850 रुपए थे, लेकिन जब सीआरआर कम किया गया 3% पे, ये मिनिमम लिमिट में एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, तब बैंक के अंदर 970 रुपए रहे, मतलब 130 रुपीज ज्यादा है। तो ये सीआरआर का यूज होता है। तो सीआरआर का यूज जो है वो बस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं किया जाता है, तो सीआरआर का यूज मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि अगर बैंक को, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना है, मतलब इफ यू वांट दैट बैंक शुड अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, सो यू शुड अलाउ बैंक्स टू हैव लेस सीआरआर। अगर बैंक के अंदर कम सीआरआर होगा, कम एसएलआर होगा, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। तो ये है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो याद रखना इंक्रीमेंटल सीआरआर ये क्या होता है? ये एक टेम्पररी बेसिस के लिए सीआरआर लगाया गया है। अभी के लिए इसका रेट 10%। इंक्रीमेंटल सीआरआर कितना का है? 10%। नेक्स्ट इज
SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब SLR होता क्या है? SLR भी एक रिजर्व ही है, ये कानून से बनता है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत SLR को बनाया जाता है। SLR जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे हमने देखा CRR भी रिजर्व है, SLR भी रिजर्व है। CRR जो रिजर्व है वो कैश के फॉर्म में है, SLR जो रिजर्व है वो लिक्विडिटी के फॉर्म में है। लिक्विडिटी तीन तरीके से, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन तीन तरीके से लिक्विडिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये जो SLR है ये मिनिमम 25%, मैक्सिमम 40% है, लेकिन अब ये मिनिमम का क्राइटेरिया हटाया गया है। यहाँ पे देयर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर SLR, इसलिए अभी के लिए SLR का रेट 18% है। ये 1949 के कानून में अमेंडमेंट लाके ये बेसलाइन जो 25% की बेसलाइन थी उसको हटाया गया है। नाउ SLR कैन बी बिलो 25%, इतना याद रखना। तो SLR का ऑब्जेक्टिव भी CRR की तरह ही है। SLR जो है वो भी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। किसी भी बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने के लिए आएंगे तो बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, वो CRR के फॉर्म में भी होगी और वो SLR के फॉर्म में भी बनाएंगे। लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है कि SLR में जो रिजर्व बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, जबकि CRR में जो रिजर्व बन रहा है वो कैश फॉर्म में बन रहा है। SLR के अंदर जो रिजर्व बन रहा है वो बैंक के अंदर बन रहा है, जबकि CRR के अंदर जो रिजर्व बन रहा है वो RBI के पास बन रहा है। मतलब CRR का पैसा RBI की जेब में जाएगा तो SLR का पैसा RBI खुद की तिजोरी में रखेगा। लेकिन दोनों का काम लगभग सेम है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना और मनी सप्लाई को कंट्रोल में लाना। तो CRR SLR को कंट्रोल करके भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई ही कंट्रोल कर रही है ना, तो वो CRR SLR के थ्रू भी होगा। अभी के लिए SLR का जो रेट है वो 18% है, 18% ऑफ अगेन NDTL। मतलब अगर 1000 रुपीज की डिपॉजिट है तो उसमें SLR कितना निकलेगा आपका 180 रुपीज, CRR कितना निकलेगा 45 रुपीज, कुल मिला के 225 रुपए रिजर्व के नाम पे कोई भी बैंक बाजू में रखेगी और बचे हुए 775 रुपए बैंक कैन यूज दैट मनी टू लेंड टू द अदर पीपल्स। इस तरीके से बैंक काम कर रहे हैं। तो ये CRR SLR मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में कैसे काम आती है, एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि बैंक के अंदर अगर 1000 रुपीज के डिपॉजिट से, ठीक है, तो यहां पे मैं ये जो मैक्सिमम लिमिट्स है ना इनको कंसीडर करता हूं, एग्जांपल आसान हो जाएगा। इसी लिमिट्स के आधार पर बात करेंगे कि मैक्सिमम लिमिट CRR की 15% और SLR की 40%। तो CRR कितना निकलेगा 150 रुपीज, SLR कितना निकलेगा 400 रुपीज, कुल मिला के 550 रुपीज। 1000 रुपए में से 550 गए, बचे कितने 450। तो बैंक के पास बस 450 रुपए बचे हैं जिनकी मदद से बैंक सामने वाले लोगों को कर्जे दे सकती है। अगर 450 रुपए से बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी तो इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे, दे विल बी हाई। इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे, वो हायर रहेंगे। अब अगर RBI को मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है तब क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी कम करने पड़ेंगे और ये बैंक के पास ये जो पैसा ना ये भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका क्या है, CRR एंड SLR को रिड्यूस कर दो। अब CRR को हम रिड्यूस करते 3% पे और SLR को रिड्यूस करते 25%। तो जब CRR रिड्यूस होगा 3% पे, CRR जब रिड्यूस होगा 3% पे तो CRR की वैल्यू होगी 30 रुपीज ऑन द सेम डिपॉजिट, 1000 रुपीज के डिपॉजिट के ऊपर, और SLR होगा 250 रुपए, कुल मिला के 280। अब बैंक के पास कितना पैसा है, बैंक के पास है 720 रुपए। पहले थे बैंक के पास 450 रुपीज, अब कितने 720, मतलब मनी सप्लाई बढ़ गया ना। ये मनी सप्लाई क्यों बढ़ा, CRR SLR को कम करके। सो जब बैंक में मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, मतलब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है,
तब बैंक सीआरआर एसएलआर के रेट्स को कम करेगी। जब बैंक में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, जब मार्केट से मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, तब बैंक सीआरआर एसएलआर को बढ़ाएगी। इस तरीके से सीआरआर एसएलआर को कम या फिर ज्यादा करके मार्केट में मनी सप्लाई को भी कम या फिर ज्यादा किया जाएगा। दिस इज योर सीआरआर एंड एसएलआर। तो डुअल पर्पज से सीआरआर एसएलआर काम कर रहे हैं। पहला पर्पज है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, बैंक के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करना। दूसरा मनी सप्लाई मैनेजमेंट, मनी सप्लाई इन मार्केट। तो दो पर्पज से सीआरआर एसएलआर फंक्शन करते हैं। याद रखना, दोनों मतलब सीआरआर एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी रिजर्व से, दोनों कानून से बनते हैं, दोनों के लिए कानून अलग अलग है। सीआरआर इज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. SLR is built on Banking Regulation Act 1949. बढ़ते हैं। So next is open market operation, OMO. What is this open market operation? See, open market operation मतलब क्या है कि मार्केट, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होंगे सबके लिए खुले होंगे, ओपन। यहाँ पे गवर्नमेंट, बैंक, आरबीआई, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये सारे प्लेयर्स हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों होंगे। जैसे हमने देखा कि रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म की लेंडिंग होगी क्या? नहीं। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म की लेंडिंग होगी क्या? तो वो भी नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। और ये ट्रांजैक्शन कौन कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट भी कर रही है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज क्या है? दिस इंक्लूड आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय रिजर्व बैंक फॉर इंजेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। तो लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए भी ओपन मार्केट ऑपरेशन का सहारा लिया जाएगा, एज वेल एज लॉन्ग टर्म के ऑपरेशंस करने के लिए भी यहाँ पे ओपन मार्केट का सहारा लिया जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिक में आपको बताता हूँ कि मान लो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई को कम करना है। अगर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, इफ देयर इज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इन द मार्केट, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई इज ज्यादा, मोर। तो इस मनी सप्लाई को कम करना है, तो कैसे किया जाएगा? तो यहां पे बॉन्ड्स को बेचा जाएगा, बॉन्ड्स आर सेल। यहां पे बॉन्ड्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड्स को इस मार्केट में सेल करेगी तो लोग इस बॉन्ड्स को खरीदेंगे। जब लोग इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे तब ये पैसा मार्केट से जाके आरबीआई में शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हेन मनी ट्रांसफर फ्रॉम मार्केट टू द आरबीआई, मतलब वो मार्केट से पैसा निकल गया ना, दैट्स व्हाई हमने कहा कि मार्केट से मनी सप्लाई कम हो गया। सो व्हेनेवर देयर इज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई बॉन्ड्स को सेल करेगी। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बॉन्ड्स को सेल किया जाएगा तब मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से जब मार्केट में रिसेशनरी टेंडेंसी है, तो मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, मनी सप्लाई कम है, अब मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तो आरबीआई क्या करेगी? मार्केट से बॉन्ड्स को खरीदेगी। तो बॉन्ड्स आर परचेस्ड। So whenever there is a recession, bonds are purchased. Whenever there is inflation, bonds are sell, purchase and sell. इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस आते हैं, जैसे एक है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसको QE भी कहा जाता है। QE इज ऑपरेशन अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? मार्केट में बॉन्ड्स को
परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिसेशन है, रिसेशन के चलते मार्केट में एक्टिविटीज नहीं हो रही है। अब एक्टिविटीज को बढ़ाना है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? जब आरबीआई बॉन्ड्स खरीदेगी तो आरबीआई के पास जो पैसा है, आरबीआई उन पैसे से बॉन्ड्स, मार्केट के बॉन्ड्स को खरीदती जाएगी। जब मार्केट से बॉन्ड को खरीदा जाएगा तो मतलब आरबीआई बैंक मार्केट में पैसा देगी ना, तो उससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। एंड दैट्स हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पूरे इंडिया के मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। सो दिस इज हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज कंडक्टेड। So quantitative easing QE is an operation under open market operation. इसको याद रखना। यहां पे मैंने जो अभी करंट पॉलिसी रेट से अक्टूबर 2023, तो अक्टूबर 2023 में जो पॉलिसी रेट डिसाइड किए वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, वो यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। लेकिन आप जब भी एग्जाम में जाओगे तब करंट में लेटेस्ट में जो पॉलिसी रेट्स है आप उन्हीं को देख के जाओगे, और ये पॉलिसी रेट्स हर 2 महीने में बदल सकते हैं। तो आपको हर 2 महीने में इन पॉलिसी रेट को रिफ्रेश करना है। जैसे एक पॉलिसी रेट पहला पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट कितना है? 6.5%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी उससे 25 बेसिस पॉइंट कम होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट कम है, तो वो कितना? 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF ये एक पिनल रेट है, तो पिनल रेट रेपो रेट से ज्यादा होना चाहिए, तो ये कितना ज्यादा होता है? 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा है यहाँ पे, तो 6.75% ज्यादा है रेपो रेट से। बैंक रेट और MSF रेट दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, अलाइन किए गए एक दूसरे से, तो अगर MSF रेट 6.75% है तो बैंक रेट भी कितना होगा? 6.75% होगा। फिक्स रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। इसके बाद CRR एंड SLR की भी रेट है। CRR अभी है 4.5%, जबकि SLR है 18%। SLR की रेट मिनिमम रेट 25% कही गई थी, लेकिन वो लिमिट हटाई गई है, इसलिए आप बिलो 25% मतलब 18% हमको CRR, सॉरी माय मिस्टेक, बिलो 25% मतलब 18% हमको SLR दिख रहा है। So these are latest rates of monetary policy. तो यहां पे हमने क्वांटिटेटिव टूल्स को पढ़ लिया है। ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स यूज किए जाएंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। इसके अलावा और जो टूल है वो है क्वालिटेटिव टूल्स। अब इन क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर अलग अलग तरीके के टूल्स आएंगे। हम अलग अलग एग्जांपल से इन सारे टूल्स को पढ़ते हुए जाएंगे। कहीं ज्यादा ना क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर कोई ज्यादा नियम नहीं है, वहां पे बस हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमको समझना चाहिए कि वो चीजें है क्या। तो हम सारे क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर और एक चीज है MSS, यहाँ पे नहीं है, वो लेटेस्ट है, वो टेम्पररी चीज एक्चुअली, तो उसको कहते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। MSS स्टैंड फॉर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इट इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। कभी कभी क्या हो जाता है कि छोटे से समय में ज्यादा मनी सप्लाई हो जाता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। तो 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हो गया ना, तब मार्केट में कम से कम समय में ज्यादा मनी सप्लाई आ गया। अब उससे मार्केट में परेशानियां बढ़ सकती थी, इसलिए उस मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। अब आरबीआई के पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो शॉर्ट पीरियड में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए वहां पे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का सहारा लिया गया। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने, 4, 5, 6 महीने के लिए लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड्स का सहारा लिया जाता है। तो मार्केट में बॉन्ड्स बेचे जाएंगे। जब मार्केट में बॉन्ड बेचे जाएंगे तब लोगों के पास जो पैसा है वो बॉन्ड्स के थ्रू आरबीआई में आ जाएगा। दैट्स हाउ लिक्विडिटी इज एब्जॉर्ब।
सो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर बॉन्ड्स को मार्केट में बेचा जाएगा और बॉन्ड्स को बेच के लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब किया जाएगा। तो ये होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। तो ये भी एक क्वांटिटेटिव टूल है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे मैंने वो स्लाइड के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया है, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। लेकिन MSS एक क्वालिटेटिव टूल है, आप इसको याद रखना। बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव। MSF एक क्वांटिटेटिव टूल है, आप उसको याद रखना। बढ़ते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की तरफ। व्हाट इज दिस क्वालिटेटिव मेथड्स? मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा, लास्ट लेक्चर में आपको समझा था कि क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होती है। क्वालिटेटिव टूल्स आर दोस टूल्स हु एक्ट सिलेक्टिवली। ये सिलेक्टिव तरीके से एक्ट करते हैं। ये जनरली नहीं अप्लाई होंगे, ये सिलेक्टिव अप्लाई होंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही इन चीजों को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो क्वालिटेटिव टूल्स कैसे होते हैं? सिलेक्टिव टूल्स होते हैं। जैसे एक टूल है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। एक टूल क्या है? क्रेडिट रेशनिंग। रेशनिंग मतलब क्या है? लॉजिकली उनको अरेंज करना है। अब मार्केट के अंदर कभी कभी जो है ना सिचुएशंस बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन, तो क्या कारण हो सकता है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन के कारण है डिमांड ज्यादा होना, डिमांड इज हाई, या फिर सप्लाई शॉर्ट होना। Whenever there is a short supply, तभी भी इन्फ्लेशन हो सकता है। अभी शॉर्ट सप्लाई मतलब क्या? मान लो कि इस साल अल निनो इफेक्ट है। दिस ईयर इंडिया इज विटनेसिंग अल निनो इफेक्ट। अब ये अल निनो इफेक्ट एक ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है। इसे ज्योग्राफिकल फिनोमेनन, जिसके तहत इंडिया में बारिश ज्यादा नहीं होती है। वी विटनेस लो रेनफॉल, वी विटनेस लो रेनफॉल। तो अल निनो इफेक्ट एक ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में गर्मी बढ़ जाने से क्या हो जाता है, इंडिया में बारिश कम होती है। ये रेगुलर नहीं होता, ये 5-6-7 सालों में आते रहता है। ठीक है, कोई फिक्स पीरियड नहीं कि 5 साल के बाद आएगा ही आएगा। ये कोई इलेक्शन नहीं है इंडिया के अंदर, जैसे 5 साल के बाद होते ही होते उसी तरीके से। तो ये जो अल निनो इफेक्ट इंडिया में आया, इसके कारण इंडिया में बारिश कम हुई। 2023 अगस्त, ये जो है ना, ये लास्ट सेंचुरी में, लास्ट 100 ईयर्स में सबसे ड्राइएस्ट अगस्त है। सबसे कम बारिश अगस्त में पिछले 100 सालों में 2023 में हुई। इतनी बुरी हालत यहाँ पे। बहुत जगहों पे फार्मर्स की फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई। जब बारिश नहीं हो रही है तो फार्मर्स की फसल खराब ही होगी वहां पे, क्योंकि इंडिया में आज भी 60%, अराउंड 60% इज रेन फेड एग्रीकल्चर। मतलब वो आज भी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। दे आर नॉट इरिगेटेड एग्रीकल्चर, दे आर रेन फेड एग्रीकल्चर। अगर बारिश नहीं होगी तो इंडिया में ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगा ना। जब इंडिया में ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बर्बाद होगा तो आप कहोगे सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा? सप्लाई शॉर्टेज। क्योंकि मान लो अगर लेज की कंपनी है, लेज की कंपनी को चाहिए पोटैटो, आलू। अगर बारिश ज्यादा नहीं होगी, अगर रेनफेड एग्रीकल्चर है और बारिश ज्यादा नहीं हो रही, तो फार्मर्स पोटैटो का प्रोडक्शन कम मतलब वहां पे पोटैटो का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब पोटैटो का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तब लेज के पास कम पोटैटो आएंगे। अब लेज के अंदर जो भी पोटैटो आएंगे वो हायर प्राइस पे आएंगे ना, क्योंकि पोटैटो का प्रोडक्शन कम है, सप्लाई शॉर्टेज। तो लेज का जो पैकेट बनेगा वो भी तो महंगे में बेचा जाएगा ना। दैट मीन्स ये इन्फ्लेशन दिखेगा मार्केट के अंदर। So whenever there is a supply shortage, it may lead to the inflation. अब ये जो सप्लाई शॉर्टेज है, ये जो सप्लाई शॉर्टेज है, ये नेचुरली होता है क्या? इट इज ऑलवेज नेचुरल? नो, इट्स नॉट ट्रू। समटाइम इट इज आर्टिफिशियल ऑल्सो। ये जो सप्लाई शॉर्टेज होगा ना, ये आर्टिफिशियल तरीके से भी हो सकता है।
जैसे कुछ सालों पहले हुआ था कि इंडिया में तूर दाल जो थी वो 200 रुपए पर केजी से भी ज्यादा बढ़ गए थे, जबकि उस साल प्रोडक्शन अच्छा हुआ था। ऐसा नहीं कि उस साल बारिश नहीं हुई थी, उस साल बारिश ढंग से हुई थी, लेकिन फिर भी तूर दाल के प्राइस हद से ज्यादा हो गए थे। अब ये क्यों हुई थी? क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट हो गया था। अब ये सप्लाई शॉर्टेज क्यों क्रिएट होता? बारिश हुई नहीं थी क्या? यस, बारिश हुई थी अच्छे से, लेकिन सप्लाई शॉर्टेज हुआ था क्योंकि ट्रेडर्स ने बीच में होल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। होल्डिंग होल्डिंग का मीनिंग होता है जमाखोरी। ट्रेडर्स ने क्या किया था, उस समय में तूर दाल को खरीद लिया और अपने गोदामों के अंदर लॉक करके मार्केट में उन्होंने बेचने के लिए नहीं निकाली। फार्मर से खरीद लो सस्ते दाम में और गोदाम के अंदर लॉक करो। ऐसी अवस्था में क्या हो गया, जब ये काफी ज्यादा मात्रा में हो गया तो मार्केट में तूर दाल का शॉर्टेज क्रिएट हो गया। अब जब तूर दाल का शॉर्टेज क्रिएट होगा और मार्केट में डिमांड हाई होगी तो ऑब्वियसली तूर दाल की प्राइस बढ़ेगी। तो इसलिए तूर दाल में इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा था। अब ये जो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि ट्रेडर्स ने होल्डिंग करके रखी थी ना। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। हम आरबीआई की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। तो आरबीआई ने क्या किया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर? रेस्टिंग ऑफ क्रेडिट इसका सहारा लिया। अब रेस्टिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होगा? आरबीआई कहेगा कि तूर दाल में हमको इन्फ्लेशन दिख रहा है, फूड प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन दिख रहा है ना। अब ये इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि तुअर दाल में जमाखोरी हो रही है। एक काम करो, तुअर दाल के मतलब जो भी व्यापारी एग्रीकल्चर जो भी फूड सेक्टर है, जो भी व्यापारी बैंक में कर्जा लेने के लिए आएगा, तुम उनको कर्जा मत दो या फिर तुम उनको कर्जा महंगे में दो, उसको कहा जाएगा क्रेडिट रेशनिंग। मतलब आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को कर्जा महंगे में देने की बात कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को कर्जा नहीं देने की बात कर रहे हैं, तो वो है क्रेडिट रेशनिंग। यहाँ पे पूरे इंडिया में रूल अप्लाई होगा क्या? नहीं, सिलेक्टिव अप्लाई हो रहा है ना। दैट्स व्हाई क्रेडिट रेशनिंग इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके तहत आरबीआई फिक्स्ड क्रेडिट अमाउंट टू ग्रांटेड टू कमर्शियल बैंक। क्रेडिट इज गिवन बाय लिमिटिंग द अमाउंट, मतलब कितना देना है ये लिमिट रखा जाएगा। अवेलेबल फॉर ईच कमर्शियल बैंक for certain purposes. Upper limit can be fixed and banks have stick to that limit. This helps in lowering banks credit exposure to the unwanted sector. अब बैंक अनवांटेड सेक्टर में कम पैसा दे, इसलिए ये नियम लगाए जा रहे हैं ना, इसको कहा जाएगा क्रेडिट रेशनिंग। अंडरस्टूड? अब क्रेडिट रेशनिंग से क्या हो गया? क्रेडिट रेशनिंग से उस फूड सेक्टर के अंदर जहां पे तूर दाल को कंजम्पशन किया, तूर दाल को स्टोर किया जा रहा है, उस फूड सेक्टर में कम से कम पैसा दिया जाएगा। दिस इज नोन एज क्रेडिट रेशनिंग। सो दिस इज क्रेडिट रेशनिंग। इसके अलावा और एक मेथड होती है, उसको कहा जाएगा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। व्हाट इज दिस? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। टेक अनदर एग्जांपल। क्रेडिट रेस्टिंग समझ में आया कि पर्टिकुलर सेक्टर में आप क्या करोगे, जो मनी सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे या फिर उसको लिमिट करोगे, तो वो क्रेडिट रेस्टिंग है, या आरबीआई के पास अधिकार है। अब रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब मान लो कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेची जा रही है, ईवी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, बैटरी टेक्नोलॉजी, और बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम चाहिए, और इंडिया में लिथियम नहीं मिलता है। मतलब हमने कुछ रिजर्व्स ढूंढे इंडिया में, लेकिन आज भी हम उन रिजर्व से एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे। तो आज भी इंडिया में जो लिथियम है ज्यादातर वो इंपोर्टेड है। मान लो हम लिथियम कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया कनाडा का थोड़ा सा पंगा हो गया यहाँ पे। सो कनाडा ने, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं मैं, कि कनाडा ने इंडिया को लिथियम बेचना बंद कर दिया गुस्से में आके। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगेन एग्जांपल के लिए। तब इंडिया में जो लिथियम इंपोर्ट कर रहे थे कनाडा से, अब वो नहीं होगा, तो इंडिया बाहर की दूसरी कंट्री से लिथियम इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। अब उस चक्कर में उसको लिथियम महंगा भी मिल सकता है वहां पे। दैट मींस सप्लाई शॉर्टेज इन लिथियम, इसके कारण लिथियम महंगा हो जाएगा।
जब लिथियम इंडिया में महंगा हो जाएगा तो लिथियम से बनी हुई बैटरीज भी महंगी हो जाएगी। जब बैटरीज महंगी हो जाएगी तो उन बैटरीज के ऊपर चलने वाली कारें भी तो महंगी हो जाएगी। दैट मीन्स हम देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन है वहां पे हमको इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम के कारण, लिथियम के सप्लाई शॉर्टेज के कारण। अब जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमको इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है तब आरबीआई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे बाकी सेक्टर में सिप इन करेगा, क्योंकि इंडिया में सारे सेक्टर्स इंटीग्रेटेड है ना। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से चालू हुआ इन्फ्लेशन अलग अलग सेक्टर में जाएगा ना, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर इन्फ्लेशन है तो उससे जुड़े हुए छोटे छोटे इंडस्ट्री वहां पे भी इन्फ्लेशन दिखाई देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई कंज्यूमर क्रेडिट का भी सहारा ले सकते हैं। अब कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर कौन सी चीजें आती है? तो डाउन पेमेंट आती है, लोन ड्यूरेशन आता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आती है, ये सारी चीजें आती है कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन है, आरबीआई क्या देखेगी कि वो इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इसके कारण ज्यादा है। आरबीआई इसी को इसी तरीके से देखेगी इस इन्फ्लेशन के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन के चलते हुए उस इन्फ्लेशन का कारण क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है, लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा है, इसलिए वो ईवी गाड़ियों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इन इन्फ्लेशन को कम करना है तो कैसे किया जाएगा? बाय कंट्रोलिंग कंज्यूमर क्रेडिट। यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, डाउन पेमेंट, ये चीजें आती है। अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो आप डाउन पेमेंट देते हो फिर इंस्टॉलमेंट देते हो। मान लो 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 लाख रुपए का आप 50,000 का आप डाउन पेमेंट कर रहे हो एंड बचे हुए 9.5 लाख का आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। अब मेरी सैलरी है 50,000, तो 50,000 सैलरी के अंदर मैं ये डाउन पेमेंट भी अफोर्ड कर सकता हूं और मैं ये इंस्टॉलमेंट भी अफोर्ड कर सकता हूं। सो आई विल मेक अ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि 50,000 में मुझे मैं 50,000 रुपए भी कैश के फॉर्म में उनको डाउन पेमेंट कर सकता हूँ और बचा हुआ पैसा 9.5 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। 50,000 की सैलरी में इंस्टॉलमेंट भी अफोर्ड हो सकते हो। अब आरबीआई अगर कंज्यूमर क्रेडिट के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तब आरबीआई डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को ट्विस्ट करेगा। आरबीआई रेगुलेशन लगाएगा कि जो भी डाउन पेमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को खरीदने के लिए यूज किया जाएगा वो डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता है। और या फिर कहा जाएगा कि जो भी ईएमआई ऑफर किए जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स मतलब ईएमआई टू परचेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो 1 लाख रुपए से कम नहीं हो सकते। 1 लाख रुपए से ज्यादा रखो, डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए से ज्यादा रखो, एक तो दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक नियम लगा सकते। अब मेरी सैलरी तो 50,000 है, 50,000 के अंदर अब मुझे 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट नहीं अफोर्ड हो रहा है या फिर 1 लाख रुपए का ईएमआई भी तो नहीं अफोर्ड हो रहा है ना। तो दैट्स हाउ मेरे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना अफोर्डेबल नहीं है। तो मैं अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दूंगा, मेरे जैसे और 100 लोग होंगे जो अपनी डिमांड को रिड्यूस करेंगे। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को रिड्यूस किया जाएगा तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको भी तो रिड्यूस हो जाएगा ना। दैट्स हाउ कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करके हम किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्फ्लेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करके भी इन्फ्लेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज referred as to a certain portion of the loan that is not offered or financed by the bank. इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि गोल्ड है आपके पास, सोना, तो बैंक गोल्ड लोन भी ऑफर करती है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है, आपके पास जो सोना है उसकी टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए। जब आप बैंक में जाओगे गोल्ड लोन लेने के लिए तो इस सोने के ऊपर आपको बैंक कितना कर्जा देगी? 1 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरीके का कर्जा देगी क्या? नहीं।
वो 1 लाख रुपए से कम होगा। तो जो 1 लाख रुपए से कम कर्जा दिया जा रहा है तो वो मार्जिन निकाल के दिया जा रहा है। मान लो अगर मार्जिन कहा 10%, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% को रिड्यूस किया जाएगा, तो 10,000 रुपए रिड्यूस होंगे, बचे कितने? 90,000। तो आपको जो कर्जा मिलेगा वो मैक्सिमम 90,000 मिलेगा। इसको कहते हैं मार्जिन। तो 10% का मार्जिन निकाल के 90,000 का कर्जा दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लोन को सिक्योर करना पड़ता है। मान लो अगर हम वो जो गोल्ड लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, बैंक ने 1 लाख रुपए का कर्जा दिया, अब इंटरेस्ट रेट है 10% कर्जे के ऊपर। अगर मैं ये इंटरेस्ट रेट पे नहीं करूंगा तो बैंक मेरा सोना बेच के अपना पूरा पैसा वसूल कर लेगी। अब 1 साल तक मुझे 10% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% कितना हुआ? 10,000। लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 1 साल के बाद मेरी टोटल पेमेंट कितनी होगी? 1,10,000, 1.1 लाख रुपए। अब मैंने वो पैसा दिया ही नहीं बैंक में, मैं पैसा लेके भाग गया, लेकिन बैंक को 1,10,000 रुपए मिलने थे ना, वो नहीं मिलेंगे अब। तो बैंक ने क्या कहा? मेरा सोना बेच दो। तो जब मेरा सोना बेचा गया तो सोने की जो टोटल कॉस्ट थी वो लाख रुपए थी, तो बैंक को कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए। तो बैंक का कुछ नुकसान हो गया ना, वहां पे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि अगर बैंक वो सोना, अगर मैं रेगुलर सोना पे अपना रेगुलर लोन रिपे करता तो मैं 1,10,000 रुपए देता, लेकिन अगर मैं रेगुलरली रिपे नहीं कर रहा हूं तो बैंक को गोल्ड बेच के 1 लाख रुपए ही मिल रहे वहां पे, तो वहां पे लॉस है बैंक। तो इन लॉसेस से बचने के लिए बैंक क्या करती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट रखती है। किसी भी कोलैटरल के ऊपर मार्जिन रिक्वायरमेंट को रखा जाता है। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको छोड़ के बचा हुआ पैसा दिया जाएगा। सो मार्जिन इज रेफर टू अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द लोन अमाउंट, जैसे हमारे एग्जांपल में 10% था ना, that is not offered or financed by the bank. Change in the margin can lead to the change in the loan size. अगर मैं मार्जिन 20% कर देता तो हमारा कर्जा 90 नहीं 80,000 हो जाता। This instrument is used to encourage credit supply for the necessary sector and avoid it unnecessary sector. That can be done by increasing the margin of unnecessary sector and reducing the margin of the needy sector. इस तरीके से ये ऑफर किया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बदलने से भी आपका क्या हो जाता है? वहां पे मनी सप्लाई को बदला जाता है। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट सिलेक्टिव अप्लाई कर सकते हैं आप, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टूल्स है। सिलेक्टिव कैसे? गोल्ड के लिए अलग मार्जिन रख सकते हो, लैंड के लिए अलग मार्जिन रख सकते हो। अगर मैं कोई गाड़ी, घर, इन चीजों को गिरवी रख रहा हूं, इनके लिए अलग अलग मार्जिन रख सकते हो ना। सिलेक्टिवली अप्लाई हो सकता है। इट कैन बी अप्लाइड selectively. So that's how margin requirement is also mechanism under qualitative methods of monetary policy. इसके अलावा और एक चीज है moral suasion. Moral suasion मतलब क्या? Moral suasion refers to the suggestion to commercial banks from RBI that helps in restraining credits in inflationary period. RBI implies pressure on the Indian banking system. यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, without taking any strict action for compliance with the rules. Moral suasion मतलब ज्ञान बच्चन, ज्यादा ज्ञान देना, प्यार मोहब्बत से बातें करना, यही है मॉरल सुएशन का। मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई ने कहा कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स को रिड्यूस किया है। जब आरबीआई ने पॉलिसी रेट रिड्यूस किए तो बैंकों को भी अपने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन बैंक्स जनरली इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। उसका सिंपल रीजन है, मान लो आज 10 जनवरी के दिन बैंक ने लोगों से डिपॉजिट लिए। अब लोगों से डिपॉजिट लेने के लिए बैंक ने 10% इंटरेस्ट दिया। बैंक का मानना यह है कि मैं लोगों से 10% पे डिपॉजिट लूंगा और दूसरे लोगों को 15% पे कर्जा दूंगा।
तो दोनों में जो डिफरेंस है 5% का, वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो 10 जनवरी को 10% पे कर्जा लिया और बैंक सोच रही कि कल परसों तरसों में अगले आने वाले दिन में 15% पे इंटरेस्ट दूंगा, सॉरी 15% पे लोन दूंगा। लेकिन 11 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, वहां पे इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाएगा। सो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने जो लेंडिंग रेट है उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लो इंटरेस्ट रेट अगर 1% से रिड्यूस होता है, तो बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट अगर 1% से रिड्यूस होता है, तो बैंक को अपने लेंडिंग रेट्स भी 1% से रिड्यूस करना एक्सपेक्टेड है। तो मानते हैं हम 14% तक उतरेगा ही। लेकिन बैंक ने कल 10% पे कर्जे लिए ना, डिपॉजिट लिए, 10% पे डिपॉजिट लिए और वो 14% पे देंगी, तो बैंक का प्रॉफिट 4% होगा। सडनली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने से बैंक का 1% का लॉस हो गया सडनली। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे आरबीआई उनको समय देगा, 2 महीने का 4 महीने का समय ले लो, सडनली ये चीज हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाता है, तो बैंक्स आर नॉट हैप्पी टू ड्रॉप डाउन देयर इंटरेस्ट रेट। तो इसलिए वो ज्यादा वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करते। अलग अलग इवेंट में ये कहा गया है कि जो भी इंटरेस्ट रेट ट्रांसफर है, अगर रेपो रेट मतलब पॉलिसी रेट अगर 1% रिड्यूस किया जाता है, तो नीचे बैंक्स अराउंड 0.6% ही रिडक्शन करती है, पूरा 1% भी नहीं रिड्यूस करती, मतलब 100% मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में आरबीआई क्या कर सकती है, मॉरल सुएशन का सहारा ले सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं नियम का। तो मॉरल सुएशन के अंदर क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, थोड़ा सा ज्ञान देता है बैंकों को, उनके सेशंस कंडक्ट करवाता है, उनकी मीटिंग्स कंडक्ट करवाता है, उनको गाइडलाइंस इशू करता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि बैंक शुड फॉलो आरबीआई डिसीजन। यही उनकी रिक्वेस्ट होती है। तो ये रिक्वेस्ट वाली बात है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली जाती है। विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन सजेशंस दिए जाते हैं कि यार तुम कर लो ना, अगर मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है तो देश के कल्याण के लिए हो रहा है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए हम कर रहे हैं, तो तुम भी थोड़ा सा साथ दे दो हमारा, तुम क्यों इतना ढीठ बनते जा रहे हो। इस तरीके से सजेशंस दिए जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो मॉरल सुएशन के अंदर जो भी एक्शन होगी वो कैसी होगी, वो सॉफ्ट टोन में की जाएगी, वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगी, वो सॉफ्ट एक्शन होगी। तो वहां पे मीटिंग्स होगी उन लोगों की, वहां पे समझाया जाएगा कि आरबीआई के जो भी नियम है उन नियमों को फॉलो करो। आरबीआई ने जो क्रेडिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप उस सेक्टर में पैसा मत दो, तो आरबीआई ने सोच समझ के कहा है, तो आप उस डिसीजन को फॉलो करो। इस तरीके से मॉरल सुएशन की बात करते हैं। तो मॉरल सुएशन मतलब क्या है कि सॉफ्ट एक्शन लेना। यहाँ पे बैंक आरबीआई के खिलाफ, सॉरी, आरबीआई बैंकों के खिलाफ हार्ड एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती। तो ये होता है मॉरल सुएशन। इसके अलावा और एक चीज है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। अगेन आई एम सॉरी कि मैंने ये डायरेक्ट एक्शन वाला क्लॉज, सॉरी, टूल यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एक्शन क्या। अगर आरबीआई की प्यार मोहब्बत वाली बातें बैंकों को समझ नहीं आती ना, तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन पे उतर आएगी। डायरेक्ट एक्शन मतलब आरबीआई फिर यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन कंडक्ट करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। आरबीआई के रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो आरबीआई फिर स्ट्रिक्ट एक्शन करेगी, उसको आप कहोगे डायरेक्ट एक्शन। तो कहावत है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अगर मॉरल सुएशन से बात नहीं हो रही है ना, एक्शन के थ्रू आरबीआई अपनी एक्टिविटी करने की कोशिश करे। सो डायरेक्ट एक्शन मतलब क्या, यहाँ पे आरबीआई अपनी बातों को मनवाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब यहाँ पे पेनल्टी अप्लाई कर सकता है आरबीआई बैंकों के ऊपर, या फिर और कुछ सजाएं दे सकता है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इस तरीके से डायरेक्ट एक्शन दी जाएगी। सो डायरेक्ट एक्शन इज आल्सो पार्ट अंडर क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है। तो दीज आर क्वालिटेटिव टूल्स यूज इन मॉनेटरी पॉलिसीज। सो गाइस, यहाँ पे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर खत्म होता है। हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर काफी टेक्निकल चीजें पढ़ी है, कुछ लॉजिकल चीजें भी पढ़ी। आपको जो बेसिक्स यही समझना है मॉनेटरी पॉलिसी के अराउंड, कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत हम मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी।
अब ये प्राइस स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाएगी? तो ये प्राइस स्टेबिलिटी अचीव की जाएगी मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, मनी सप्लाई को बढ़ा के घटा के, जैसी जरूरत उस तरीके की एक्शन। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाना घटाना ये अलग अलग टूल्स के माध्यम से होता है। वो जो टूल्स है वो दो तरीके के, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में और लास्ट 2 लेक्चर से हम ये सारे टूल्स को पढ़ रहे थे। सो यहाँ पे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।